अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैट यानी बल्ले का निशान वापस देते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। आज अदालती हुक्म के मुताबिक केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल तस्वुर किया जाए और छुट्टियां खत्म होने के बाद 9 जनवरी को पहले डिवीजन बेंच में यह केस सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात ने तहरीर किया। फैसले में रिमार्क्स दिए गए हैं कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात जारी करने का आखिरी दिन है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर डालने और इंतखाबी निशान बहाल करने की भी हिदायत जारी कर दी। अदालत ने फरीकैन को 9 जनवरी 2024 के नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। अब इस मुकदमे की समाअत 9 जनवरी को होगी और यकीनी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट की कोशिश होगी कि इसका फैसला 13 जनवरी से पहले दिया जाए। आपको याद दिलाते चलें कि 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बैट वापस ले लिया था। अब मामला जो है इलेक्शन कमीशन इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो पेशावर हाई कोर्ट का आज का फैसला मुअत्तल भी कर सकती है। लेकिन बहरहाल ये मामला 13 जनवरी से पहले हर सूरत हल होना है और अब चूंकि पीटीआई को बैट का निशान वापस मिल गया है, लेकिन अब अभी भी अगर मगर की फिजा बाकी है। इस फैसले को लेकर लेवल प्लेइंग फील्ड जिस पर सवालात उठाए जा रहे थे, क्या अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया है पीटीआई को? और मुस्लिम लीग नून की इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या है? टिकट्स का ऐलान कब तक हो जाएगा? इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी साहब और आगे चलकर हमें मजहर अब्बास साहब, महमूद जान बाबर साहब और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी ज्वाइन। हमारे साथ मौजूद है नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी साहब। सदीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो सर, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था बैट एज ए इंतखाबी निशान पीटीआई से वापस लेने का, वो मुअत्तल हो गया है। तो पीटीआई के ये जो दावे थे और गिले शिकवे थे कि उन्हें कॉर्नर कर दिया गया है, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, उनसे इंतखाबी निशान भी छिन गया है, वो दावे तो अब आगे पीछे हो चुके हैं। लेकिन अब कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नजर भी आना शुरू हो गया है। जी सदीकी साहब। जी बहुत शुक्रिया आदिल। मामला असल में ये है कि तहरीक इंसाफ इन मामलात में बड़ी महारत रखती है और वो पहाड़ को राई और राई को पहाड़ बनाने की सलाहियत भी रखती है, जो बड़ी बात है। पॉलिटिक्स के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए। जैसे उन्होंने छीना झपटी का एक तासुर दिया कि जी हमारे नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं, और हालांकि ये मैंने नहीं देखा है कि कहीं पे कोई बहुत वसी पैमाने पे इक्का दुक्का शायद कोई चीज़ हुई हो, लेकिन ना भी एक चीज़ हुई हो और उसके अंदर से एक चीज़ के वजूद को कशीद कर लेना उनके बाएं हाथ का खेल है। इसलिए वो अब भी बीसियों चीज़ें निकाल लेंगे जो आपके इस दावे की तरदीद करेंगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मिल गया है। देखें, जब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना होता है और इंसाफ का जो रुख है एक ख़ास ढप के साथ चलना शुरू हो जाता है। हमारी मिसाल आपके सामने है कि 2018 में जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे और नवाज़ शरीफ साहब के दस्तखतों से टिकट जारी हो चुके थे, तो साकिब निसार साहब की अदालत ने कहा जी कि ये चूँकि नाअहल हो चुका है ये शख्स, इसलिए इसके दस्तखत जो टिकट जारी हुए हैं वो भी मनसूख किए जाते हैं। तो सारे के सारे टिकट मनसूख हो चुके थे, अपीलें करने के बावजूद बहाल नहीं हुए। लिहाजा अब जबकि हम 24 के इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, 6 साल पूरे होने वाले हैं, हमारे वो सेनेटर्स जो 18 में मुंतखब हुए थे उनके नाम के साथ आज भी आपके देखेंगे पीएमएलए नहीं लिखा हुआ, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि उस वक्त का पैमाना कुछ और था, आज का पैमाना ठीक है, अच्छी बात है। अगर उनको निशान मिल गया है, अच्छी बात है, उस पर इलेक्शन लड़ें, आए मैदान के अंदर और बताएं कि 4 साल ये निशान हमारे पास था, 18 में हमारे पास था। हम जब 4.5 साल की हुकूमत करके गए हैं तो हमने इस पाकिस्तान को क्या दिया है? 2-4 चीज़ें गिनवा दें, हम कोई 15-20 चीज़ें गिनवा देंगे अपने 4 साल की, पीछे की नहीं, सिर्फ अपने 4 साल की। पीपल्स पार्टी अपने 4-5 साल की गिनवा दे। ये तो इत्तफाक ऐसा है कि ये तीनों जमातों की कारकर्दगी 2008 से शुरू होकर 2022-23 पे ख़त्म हो जाती है।
तो इसमें 5 साल पीपल्स पार्टी के आते हैं, 4 साल नवाज शरीफ के आते हैं, पीडीएम आता है और फिर 4 साल खान साहब के आ जाते हैं। इन सब को एल्बम की तरह या दीवार के ऊपर तस्वीरों की तरह आवेज़ा कर दें और पूछें लोगों से जिनकी उम्रें 18-20 साल हैं, वो भी बता देंगे कि हाँ जी, ये मोटरवे तो शायद नवाज शरीफ ने बनाई थी, ये लोड शेडिंग तो शायद उसने ख़त्म की थी, ये फ्लाईओवर तो शायद इसने बनाया था। इनके बारे में आप पूछिए। मेरा ख्याल है कि निशान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मौजज़ा कर सकती है। निशान वो होता है जो दरो दीवार पे कंधा होता है, जो लिखा हुआ होता है, जो लोगों को नज़र आ रहा होता है कि हाँ, ये निशान है नवाज शरीफ के, जो हमें पुलों की शक्ल में, कारखानों की शक्ल में, लोड शेडिंग के खात्मे की शक्ल में, फाटफ से वाइट लिस्ट आने की शक्ल में, सी पैक की शक्ल में, बेशुमार दूसरी शक्लों में नज़र आ रहे हैं। ये है निशान। हमारे पास कभी शेर का निशान नहीं था तो भी हम लड़ते थे, फिर ये निशान है। तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर उनकी आसूदगी हो गई है, इत्मीनान हो गया है, अदालत से वो समझते हैं इंसाफ मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक। अच्छा सदीकी साहब, वैसे आइडियली होना भी इसी तरह चाहिए, जिस तरह आपने कहा कि परफॉर्मेंस पर ही वोट मांगने जाना चाहिए और इलेक्शन जो है मैनिफेस्टो और प्रीवियस परफॉर्मेंस के गिर्द ही घूमना चाहिए, ना कि इस पर कि जी फलां को एक्सटेंशन दो तो ठीक है, ये मुकदमा खत्म हो जाएगा, वरना जाके तुम घर बैठ जाओ। और पार्टी की सदारत भी गई, वजारत उज़्मा भी गई। बिल्कुल ये जो दायरों का सफर है, ये कम से कम 2024 के इलेक्शन में तो हम बहसियत कौम एक मैसेज दें कि जी दायरों का सफर जो है वो खत्म हो गया। अब इलेक्शन होंगे, साफ शफाफ होंगे, सबको निशानात भी मिल गए हैं, सबके कागजात भी जमा हो गए हैं और अवाम जाने 8 फरवरी को और पार्टियां जाने कि किसको वो जाके बैलेट बॉक्स पे, बैलेट पेपर पे ठप्पा लगाते हैं। वो जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अवाम माशाल्लाह शऊर रखते हैं। कायद आज़म की बड़ी मशहूर सेइंग है कि अवाम का फ़ैसला कभी गलती पे नहीं होता, राय अमा कभी गलती पे नहीं होती। नारे सही, जज्बात सही, पसंद सही, नापसंदीदगी सही, लेकिन अमलन जो वोट देते वक्त एक वोटर सोचता है ना, वो यही सोचता है कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारे चूल्हे जलेंगे या नहीं जलेंगे, मेरे बेटों को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तालीम का क्या बनेगा, सेहत का क्या बनेगा। ये प्रायोरिटीज़ होती हैं। बल्ले और शेर और ये प्रायोरिटीज़ नहीं होती हैं, ये बाद में आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आप कह रहे हैं दायरों का सफ़र, दायरों के सफ़र के हवाले से मेरी छोटी सी एक गुजारिश में मेरा ख्याल है गुजारिश ही कहना चाहिए। गुजारिश ये है कि दायरों का सफ़र तो आप यूँ समझिए कि जब 2017 में नवाज शरीफ को फारिग किया गया और उसके बाद अदालती फ़ैसलों की एक भरमार हुई जो आज तक हम भुगत रहे हैं उसकी, ये जो कुछ हो रहा है खान साहब के हवाले से, मैं इसे दायरों के हमारे 70 साला रवायती जो सफ़र है उसमें नहीं गिनता। इसलिए कि किसी ने, मैंने आज लिखा भी है कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन से लेके नवाज शरीफ तक किसी वज़ीर आज़म ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है जो करारदाद अदम एतमाद से निकला हो। किसी को फ़ौज ने निकाल दिया, किसी को अदलिया ने निकाल दिया, किसी को गवर्नर जनरल ने निकाल दिया, कि कोई 58(2)B का निशाना बन गया। खान साहब पे ऐसी कोई हरबा नहीं चला, कोई तलवार नहीं चली। उन्हें अदम एतमाद से फ़ारिग किया गया। नंबर 1 डिस्टिंक्शन ये है। दायरों का सफ़र ये नहीं है कि उन्हें ज़बरदस्ती किसी ने निकाल दिया। दूसरी बात यह है कि किसी ने वो काम नहीं किए जो उनके नामा-ए-अमाल का हिस्सा है। 9 मई किसी पॉलिटिकल पार्टी के दामन पर धब्बे की तरह मौजूद नहीं है। 9 मई किसी साबिक वज़ीर आज़म के सर की कलगी नहीं बना हुआ है। मैं तो ये सवाल बहरहाल पूछता रहूँगा और करता भी रहूँगा और आप जैसे लोगों के सामने रखता भी रहूँगा कि अगर आपकी कारकर्दगी ये है जो 9 मई को सामने आती है, आप फ़ौज की दिफाई तनसीबात पे हमले करते हैं, शहीदों की यादगारें मसमार करते हैं, अगले दिन आप अदालतों में चले जाते हैं। जी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। आपका 9 मई कहाँ है? या तो 9 मई को ओन करें या डिसओन करें, उसके बाद आप अपने हुकूक मांगें। आपने उसको भी अपने सर की कलगी बनाया हुआ है और आप हुकूक भी चाहते हैं, मराहत भी चाहते हैं, एक सियासी जमात का रोल भी चाहते हैं। या आप सियासी जमात हैं या आप टीटीपी की तरह वो काम है जो आपने किए हैं। ये जो दौरा में आ रहा है ना, ये नहीं चलना चाहिए। मैं अदलिया से नहीं कह रहा हूँ, मैं इनसे कह रहा हूँ जो क्लेम करते हैं, ये कम से कम अपने दामन में तो देखें कि हम किस नामा-ए-माल की बुनियाद पर ये हुकूक चाह रहे हैं।
अच्छा सदीकी साहब, 9 मई की जहां तक बात है तो देखें, इंसाफ करने वाले देने वाले इदारे तो अपनी जगह मौजूद हैं, मिलिट्री कोर्ट्स भी हैं, 9 मई के मुकदमात वहां पे भी चलेंगे, बाकी कोर्ट्स भी हैं। तो पीटीआई तो उन्हें नहीं कह रही कि जी 9 मई को हमने जो किया है उस पर फैसलों में ताखीर करें या हमें जो है हमारे हक में फैसले करें। तो ये गिला तो पीटीआई की बजाय फिर कहीं और से होना चाहिए कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद एक जमात कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड, और खुसूसन जिन लोगों ने वो प्लान किया, जिन लोगों ने एग्जीक्यूट किया, वो सारे अगर उसमें शामिल थे तो आज वो कैसे ये कह सकते हैं कि जी हम जेलों में और हमें नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करने दिए गए। मैं एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूँ। देखें ना, इसके दो पहलू हैं मामले के। एक तो ये हैं कि कानूनी अमल, इस्तगासे की कार्रवाई, एफआईआर्स, अदालतों के अंदर जाना, छान फटक होना, एक ये अमल है जो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। आज मैंने ये बड़ी तफसील के साथ लिखा भी है। दूसरा पहलू ये होता है कि आप सिद्क़े दिल से ये महसूस करते हैं कि मैंने गलत काम किया है, मैंने वो काम किया है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। मेरे लीडर ने हमें वरगलाया, मेरे लीडर ने मुझे गलत रास्ते पे डाला। मैं इलेक्शन कमीशन के सामने जा खड़ा होता हूँ, मैं अदलिया के सामने जाके खड़ा होता हूँ और मैं कहता हूँ जी मैं गुमराह हो गया था, ये सब गलत है। मैं एक साफ़ सुथरी पाकीज़ा सियासी जमात की तरह अपना रोल अदा करना चाहता हूँ। इसके लिए तो किसी वकील की, किसी दलील की ज़रूरत नहीं है ना, ये भी नहीं कर रहे। मैं तो बार बार कहता हूं कि MQM आज कहां खड़ी है, इसलिए कि MQM ने एक शख्स को डिसओन कर दिया कि जी नहीं, वो बाप बंद हो चुका है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन है कल, तो उनकी तारीख भी यही है। उन्होंने कभी अपने भाई को, जो अल-जुल्फ़कार था, या तैयारे अगवा होते थे या बम फाड़े जाते थे, ये कभी उसको ऑन नहीं किया उन्होंने। तो ये तो कहें ना, इनके खिलाफ कार्रवाई हो या ना हो, इनके अंदर ज़मीर है, इनके अंदर दिल है, इन्हें इनके दिमाग हैं, इनकी सोच है। ये एक सियासी जमात क्लेम करते हैं अपने आप को। क्या ये नहीं कह सकते जी कि हमारी लीडरशिप ने, जिस तरह बहुत से लोगों ने कहा है, पार्टियां छोड़ गए हैं, वो ये कह के पार्टियां छोड़ गए हैं कि जी हम इसको ऑन नहीं करते। ये जो बैठे हुए हैं ये वो हैं जो ऑन करते हैं। तो मेरे लिए ये बात काबिले हज़म नहीं है कि ऑन भी करें और एक सियासी रोल भी आप क्लेम करें, हुकूक भी क्लेम करें, इस्तेकाक भी मांगें, अदालतों में भी जाएं और ये कहें जी आप 9 मई को पीछे रखें, लेकिन उसको ऑन भी करें और अपने हुकूक भी मांगे। लेकिन बहरहाल अगर अदालतें ऐसा फैसला करती हैं उनके हक में, तो हम ज़ाहिर है कि उन फैसलों को मानना पड़ेगा। ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा, नून लीग की जो टिकटें वगैरह हैं वो तो शायद इसी हफ्ते जो नवाज शरीफ साहब ने इंटरव्यूज वगैरह किए वो टिकट्स वगैरह अनाउंस हो जाएंगी, लेकिन इस्तेकाम पार्टी के साथ जो आपका इत्तेहाद है, सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है, उसमें कुछ तासुर ये भी दिया जा रहा है कि आप पर दबाव है कि इस्तेकाम पार्टी को एडजस्ट करें, उनके जो बड़े बड़े रहनुमा हैं। क्या ऐसी कोई बात है? और ये दबाव जो है, इस दबाव में मुस्लिम लीग नून अपने जो लोग हैं जो कि 30-30 साल से पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, उनसे टिकट्स लेके और इस्तेकाम पार्टी को दे देगी? आपकी पार्टी के अंदर जो है ऑब्वियसली आवाजें तो उठ रही होंगी इस हवाले से भी। देखें आदिल, अगर तो दबाव से आपकी मुराद ये है कि किसी खारजी क़ुव्वत का हम पे दबाव है कि ए को टिकट नहीं देना तो बी को देना है या सी को देना है, नवाज शरीफ नामी शख्स जो हैं वो इस तरह के दबाव को नहीं देखते। लेकिन हाँ, हर बड़ी जमात शदीद दबाव में होती है इंतखाबात के मौसम में, और PMLN भी है दबाव में, लेकिन ये अंदरूनी दबाव है, ये सियासी दबाव है जो ज़ाहिर है कि हमारी ये नहीं है कि फ़लाँ तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान से आएंगे या MQM से आएंगे या किसी और जमात से आएंगे तो कैसे हम एडजस्ट करेंगे। हमारे लिए ख़ुद अपने अंदर की एडजस्टमेंट भी मुश्किल हो रही है। 2-3 एक ही हल्के से उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है, वो बरसों से हमारे साथ हैं, सख्तियाँ सही हैं, कैदोबंद की सऊबतें काटी हैं, इमरान खान साहब के दौर में जेलों में साल डेढ़ 2-2 साल पड़े रहे हैं। उनके दरमियान भी हमें जब फैसला करना है तो हमारे ऊपर दबाव है, तो वो दबाव तो है और वो दबाव रहेगा। मेरा ख्याल है कि आखिरी टिकट की तकसीम तक रहेगा और शायद इलेक्शन के दौरान तक भी रहे और शायद नताइज आने के बाद भी रहे कि हम किसको डिसओन करें और किसको ऑन करें। लेकिन ये नहीं है कि कोई खारजी दबाव है। जहाँ तक तहरीक इस्तेकाम का ताल्लुक है, उनके साथ हमारी एक मुफाहमती कमेटी बनी हुई है,
जो काम कर रही है, उनके अरकान भी बैठे हैं, हमारे अरकान भी मिल के बैठे हुए हैं। देखना है कि कहाँ कहाँ हम इस तरह की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नंबर एक। तीसरी बात इसमें यह है कि जब जमातें टिकट बांटती हैं तो फिर उनके पास कुछ और वेन्यूज़ भी होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को आप नहीं एडजस्ट कर पा रहे तो आगे सेनेट के इलेक्शन है, हम कहते हैं जी कि चलें आपको हम सेनेट में ले आएंगे। उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात होने हैं तो हम कहते हैं जी कि चलें आपको बल्दियाती में। तो ये दबाव रहते हैं, ये मफामतें भी रहती हैं, कंप्रोमाइज़ भी रहते हैं, एडजस्टमेंट भी होती रहती है। सदीकी साहब, अभी जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो क्लियर कट मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वजारत उज़्मा के लिए। क्या पंजाब का फैसला हो चुका है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा वहां से इलेक्शन भी लड़ रही हैं सूबाई असम्बली का और उन्हें पिच भी किया जा रहा है, तो क्या ये फैसला हो चुका है कि पंजाब की वजारत आला जो है वो मरियम नवाज साहिबा संभालेंगी अगर इलेक्शन में कामयाबी आप हासिल कर लेते हैं? आदिल, ऐसे है कि जो आपने कहा कि ये वाज़े है कि नवाज़ शरीफ साहब उम्मीदवार हैं। नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हैं वज़ारत उज़्मा के, ना ही उन्होंने अपना नाम पेश किया है, ना ही उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि पार्टी यकसू नज़र आती है कि अगर इलेक्शन हम जीतते हैं तो जो वज़ारत उज़्मा है वो नवाज़ शरीफ साहब के पास जानी चाहिए। और इसका एक पस मंज़र है कि 2017 में 28 जुलाई को उन्हें कैसे निकाला गया, तो हम तारीख़ को वहीं से शुरू करें। फिर ये कि एक शख्स जो है वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बने और एक काबिल फ़ख्र बात होगी PMLN के लिए। तो उनकी हद तक तो पार्टी के अंदर यकसुई है। गो मियाँ साहब ने अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर न पेश किया है, ना किसी फोरम पे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। नहीं तो बहुत सदीक सी साहब, दूसरी इसका जमातों के क्या लिए ये मतलब लिया जाए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं अभी तक ये फाइनल नहीं है कि वही मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम बनेंगे? देखें, मेरा ख्याल ये है कि अब तक का जो रिकॉर्ड है वो यही है कि फ़ैसले मुशावरत से होते हैं और मुशावरत का अगला दर्जा होता है इत्तफ़ाक़ राय। इस मामले में पार्टी के अंदर यकसुई पाई जाती है, इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है और मेरा ख़्याल है कि कहीं पे कोई इख्तलाफी नुक्ता नहीं है। तो मियाँ साहब आम तौर पे जो उनकी रविश है वो इस तरह के इत्तफ़ाक़ राय के रास्ते में खड़े नहीं होते। लेकिन जो बाकी ओहदे हैं, सूबे में क्या होगा या मरकज़ की वजारतें किधर जाएंगी, इनके बारे में ना कोई डिस्कशन हुई है पार्टी के अंदर, ना किसी फोरम पे देखा गया है। इलेक्शन होते हैं, नताइज आते हैं, उनका मंजरनामा हमारे सामने आएगा, उसके मुताबिक पार्टी फैसला कर लेगी। ठीक, इसका मतलब सर कि अभी शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं, अगर मियाँ साहब फैसला करते हैं टुवर्ड्स द एंड कि मैं नहीं बन रहा, शहबाज शरीफ साहब बनेंगे, तो ही स्टिल स्टैंड्स अ चांस। देखें, जो हतमी फ़ैसला है वो तो नवाज़ शरीफ साहब ने करना है। पार्टी ने उनकी वज़ारत उज़्मा के हवाले से अपना एक एलानिया जो खुला फ़ैसला है जिसमें कोई अब अबहम नहीं है वो दिया हुआ है। लेकिन ये बहरहाल मियाँ साहब के अपने इख्तियार में है, उनकी सवाबदीद है कि वो इस फ़ैसले के नतीजे में अपना फ़ैसला क्या सादर फरमाते हैं और उसके बाद सारे ऑप्शंस खुले हैं उनके ठीक, सामने। सदीक साहब, आखिर में मंशूर 44 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, लेकिन अभी तक किसी बड़ी पार्टी का मंशूर सामने नहीं आया। आपके मंशूर पर कितना कुछ काम हो चुका है और क्या उसमें कोई ऐसी चीज होगी कि देखें, सबको पता है कि 16 से लेकर 18 तक मुस्लिम लीग नून के साथ क्या सलूक हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके पूरे खानदान के साथ। क्या इसी बयानिए के साथ आप इलेक्शन में और जलसों में जाएंगे, वोटर्स को अट्रैक्ट करेंगे, या आपके मंशूर में भी कुछ ऐसा होगा कि गिले शिकवे एक साइड पे, लेकिन असल में तो जाके आपने परफॉर्म करना है? तो अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन मुस्तकबिल में कैसे परफॉर्म करेंगे और मंशूर कब तक सामने आ जाएगा मुस्लिम लीग नून का? जी आदिल, ऐसे है, मैंने देखा है बाकी जमातों के जो पिछले मंशूर आए थे, PMLN का भी जो 2018 में या 2013 में आया था, तो उमूमी मश्क ये मैंने देखी है कि ये 18 से 20 दिन पहले ये मंशूर जारी हुए थे जमातों के बाज़ाब्ता तौर पे। हम शायद उससे पहले इंशाल्लाह हमने सारी एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली है। हमारी ज़ैली कमेटियाँ बनी थी 40 के करीब, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, अपनी रिपोर्ट्स हमें दे दी हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी हमने बना दी है, वो लाहौर में उसने काम शुरू कर दिया है। मैं भी एक आध दिन में लाहौर मुंतकिल हो रहा हूँ, तो इंशाल्लाह हम हमारे लिए जो मुश्किल है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया
कि बाज़ जमातों के लिए मुश्किलात होती हैं, जैसे आपने दबाव की बात की, तो जो एक मकबूल पार्टी होती है या एक तासुर रखती है कि हम हुकूमत में आने वाले हैं, उस पे दबाव होता है, जबर होता है अंदर से। इसी तरह हमें मंशूर के हवाले से भी अगर किसी जमात को ये पता हो कि जी हमारी 3 या 4 या 6 सीटें आनी हैं, तो वो अपने मंशूर में ये भी लिख सकती है कि हम आसमान से पहले 2 महीने में सितारे तोड़ेंगे, अगले 10 महीनों में चाँद तोड़ के ले आएंगे, फिर सूरज को भी ज़मीन पे ले आएंगे। उनको लिबर्टी हासिल होती है, वो जो मर्ज़ी ये कह दें। हम इतने में 500 यूनिट जो है वो फ्री कर देंगे, हम जो कम अज़ कम जो मज़दूर की आमदनी है वो 1 लाख कर देंगे। दे आर एट ईज़ एट लिबर्टी, जो मर्ज़ी ये कहते रहे। जो पार्टी ये समझती है कि शायद वो इक़्तिदार में आ रही है, और फिर मियाँ साहब की पहली हिदायत जो थी मेरे लिए वो ये थी कि सिर्फ उन बातों को हमने कमिट करना है जो हम कर सकते हैं, और उनका टारगेट ये है कि जी सबसे पहले गरीब को देखें, उसके मसाइल को देखें, ख़ातीन, नौजवान, मईशत के दीगर पहलू, ये उनके बुनियादी निकात हैं जिनको हम देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि जनवरी के 8-10 तारीख तक हमारा मंशूर आ जाना चाहिए, लेकिन हमारी मुश्किलात यही हैं कि हम डूएबल्स देख रहे हैं, हम स्लोगन्स और नारों और ख्वाबों पे यकीन नहीं रखते, हम वो बात कहने वाले हैं। मैंने इसमें सजेस्ट किया है और इंशाअल्लाह वो रखेंगे हम कि सिर्फ मंशूर दे के ख़त्म नहीं करेंगे, हम उसके अंदर एक मॉनिटरिंग कमेटी रखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी रखेंगे, जो हर 4 महीने बाद रिपोर्ट देती रहे कि जी ये हमने मंशूर में कहा था, कितना काम हुआ है, कितना बाकी है और किस स्पीड से हो रहा है। तो हम एक सीरियस एक्सरसाइज कर रहे हैं इंशाअल्लाह। ठीक, सेनेटर इरफान सदीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, बाद मजहर अब्बास साहब और पेशावर से महमूद जान बाबर साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्या हो रहा है कराची की सियासत में और खैबर पुख्तूनख्वा की सियासत में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सेनेटर इरफान सदीकी साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। बड़ी अहम बात उन्होंने की कि अभी तक नवाज शरीफ ने खुद ये फैसला नहीं किया कि वो वजारत उज़्मा संभालेंगे इलेक्शन जीतने के बाद या नहीं। अलबत्ता पार्टी में इस बात पर इत्तेफाक राय जरूर मौजूद है। आज की जो अहम डेवलपमेंट है नाज़रीन, वो आपके सामने ऑलरेडी रख दी है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था बल्ला वापस लेने का तरीके इंसाफ से बतौर इंतखाबी निशान, वो मुअत्तल कर दिया है। और ये फैसला खुशाइंद ऐसे भी है कि बाकी जो भी जमातें हैं उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इतना सीरियसली नहीं लिया गया। और एक तासुर कम अज कम अब ये होगा कि आप एक पार्टी को उसका इंतखाबी निशान लेकर उसे इलेक्शन से साइडलाइन नहीं करना चाहते, और लेवल प्लेइंग फील्ड एटलीस्ट इस हद तक, ऑल्दो ये तो अभी मामला पेशावर हाई कोर्ट ने मजीद भी सुनना है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला जा सकता है, लेकिन एज वी स्पीक बल्ला जो है वो पीटीआई के पास वापस आ चुका है। तो गुफ्तगू करेंगे। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, महमूद जर साहब मौजूद है, दोनों किसी तारुफ के मुताज नहीं है। मजहर साहब, पहले तो एक तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस जो है अगर उस पर बात करें, अगर निशान ना होता तो पीटीआई को नुकसान क्या हो सकता था, अब जबकि निशान फिलहाल तो लग रहा है वापस आ चुका है, फैसला आ चुका है, पीटीआई को इससे फायदा क्या होगा? देखिए, एक तो अभी इसमें इस फैसले में अभी इफ और बट्स बहुत से हैं। जाहिर है उनको एक इनिशियल तो पीटीआई के लिए ये अच्छा फैसला है। जाहिर है उनको वो फैसला मुअत्तल हो गया इलेक्शन कमीशन का। अब इलेक्शन कमीशन और बज़ाहिर स्टे दिया है, अब इलेक्शन कमीशन इस स्टे के खिलाफ जाती है नहीं जाती ये भी देखना है। दूसरे जब मुकम्मल बेंच बैठेगा तो फिर क्या फैसला होगा वो बाद की बात है। लेकिन स्टे ऑर्डर जो है, यहाँ स्टे ऑर्डर पे 5-5 साल हुकूमतें रही हैं, तो बज़ाहिर तो पीटीआई के लिए ये हौसला अफजा फैसला है, लेकिन ये हतमी फैसला अभी हम इसको नहीं कह सकते। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जाहिर है, देखिए इलेक्शन सिंबल की बहुत इम्पोर्टेंट होती है, एक आपका जहन बन चुका होता है वोटर का, आपके सपोर्टर का। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्शन का सिंबल अगर छीन लिया जाए तो पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर पार्टी इलेक्शन में है तो उसके सपोर्टर्स को, उनके वोटर्स को मोर और लेस ये पता होता है कि कौन सा उनका कैंडिडेट है। डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़, इन इलाकों में। दूसरी
जो नुकसान होता है सबसे ज़्यादा, अगर आपका इलेक्शन सिंबल छीन लिया जाए और आप कोई नई पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं कराने की पोजीशन में हो, तो फिर ज़ाहिर है आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, और इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो आपके लिए एक तरीके से डिफ़िकल्टी ये होती है, जिस तरह अभी नज़र आया कि रिज़र्व सीट्स हैं। फिर आगे चल के आपको इलेक्शंस के बाद हर सूरत में आज़ाद हैसियत से अगर आपने लड़ा है तो आपने कहीं न कहीं किसी पार्टी को जॉइन करना होता है। उसमें उसमें हॉर्स ट्रेडिंग के बड़े इम्कानात होते हैं। फिर उसके बाद सेनेट का इलेक्शन है मार्च में, उसमें किस तरीके से पीटीआई को जो है वो कितना नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, जिस पार्टी से भी इलेक्शन सिंबल लिया जाता है, उसमें आम तौर पे माज़ी में हमने देखा है पीपल्स पार्टी से तलवार ले लिया गया, तो बड़ा टाइम लगा था जब तीर उन्होंने उसके बदले में लिया था। फिर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनाई उन्होंने, उस पार्लियामेंटेरियंस को रजिस्टर्ड किया, उसका इंतखाबी निशान तीर हुआ। ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इस वक्त अभी क्योंकि नॉमिनेशंस है 13 जनवरी को फाइनल लिस्ट लगेगी। अब देखना ये कि 13 जनवरी से पहले ही ये बेंच बनती है, होपफुली। ज़ाहिर है विंटर वेकेशंस ख़त्म हो चुकी होंगी, तो लगता ये है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही ये सुनवाई होगी। उसमें अगर पेशावर हाई कोर्ट के जो बेंच है, जो तश्कील पाएगा, जो सुनेगा, वो हतमी फ़ैसला क्या देता है, फिर उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है। तो अभी अभी अगर मगर की सूरत हाल में पीटीआई इलेक्शन में है, लेकिन बहरहाल आज का जो फ़ैसला है उससे डेफ़िनेटली पीटीआई के लोगों को का हौसला भी बुलंद हुआ होगा। उनका जिस तरह आपने नज़र आया, बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र बड़े पुरजोश थे जी। उसमें, और उन्हें ये नज़र आ रहा था कि ये एक ऐसा रिलीफ है जो ग़ालिबन उनकी नुक्ता नज़र से शायद परमानेंट रिलीफ हो। और पीटीआई अगर बल्ले के निशान से इंतखाबी उसमें मार्के में जाती है तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। फायदा होगा। महमूद जान बाबर साहब, 10 साल पीटीआई की गवर्नमेंट रही तकरीबन। खैबर पुख्तूनख्वा में फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट से। एक तो वहां पर इनके जितने भी पीटीआई के चीदा चीदा रहनुमा हैं, क्या उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा लिए हैं? और आज के फैसले पे किस किस्म का रिएक्शन वहां पे देखने में आया? और दूसरा, अगर ये कि कल को अगर बिल फर्ज पीटीआई के पास इलेक्शन सिंबल नहीं होता, एज बैट नहीं होता, तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, खुसूसन खैबर पुख्तूनख्वा में? सुना है कि वहां से एक एक हल्के से 4-4, 5-5 पीटीआई के वर्कर्स ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं। जी, शुक्रिया आदिल। मैं मदर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। ये फैसला अगर किसी और जमात के लिए होता तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल उसके असरात अलग होते, लेकिन एक ऐसी जमात जो अभी तक 9 मई को भुगत रही है, उसके लिए इस फैसले की अहमियत मेरे ख्याल में काफी बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक तो उनका मोरल नॉमिनेशन पेपर्स में वो कह रहे हैं कि हमें मुश्किलात हैं, हम जमा नहीं कर पा रहे। जो लोग इस वक्त रोपोश हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है कि आके आप अपीयर हों, और जब तक आप अपीयर नहीं होंगे आपके कागजात नामजदगी उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये वो चीजें हैं कि पीटीआई के लिए इस वक्त जो डूबते को तिनके का सहारा होता है, जो उसके हालात हैं, उसमें ये फैसला बिल्कुल डिफरेंट है। वरना पीटीआई तो ये फैसला भी कर बैठी थी, और उसके अहम रहनुमाओं ने भी ये बात की है। जब हमने उनसे बात की तो वो कहते हैं कि अगर हमारे पास वो ये अपना सिंबल ना हुआ, बैट ना हुआ, तो फिर तो हम आजाद हैसियतों में भी लड़ेंगे। ये प्लान बी, प्लान सी भी उन्होंने तैयार किए, मुख्तलिफ प्लान्स पे वो इस वक्त यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनके जो चीदा चीदा रहनुमा है वो अभी तक कोई सामने नहीं आया। देखिए, अगर ये बड़ा फैसला है पार्टी के लिए, तो अभी तक पेशावर में किसी जश्न की किसी भी जगह से हमने अभी तक कोई इतला सामने नहीं। वरना पहले माजी में आपको याद है, पीटीआई एक ऐसी जमात है कि जो छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट कर जाती थी, लेकिन अभी पार्टी शायद इस पोजीशन में नहीं है, या वो करना भी नहीं चाह रही, या कर नहीं पा रही कि वो कहीं से निकल के इसको सेलिब्रेट करे। और इसको अभी तक हमने पेशावर हाई कोर्ट की प्रीमिसेस ही तक सेलिब्रेट होते देखा है। तो वो जो पार्टी के चीदा चीदा रहनुमा है, वो अभी तक सिर्फ एक मामले पे सामने आए हैं कि उम्मीदवार होगा तो पेशावर ही का होगा, वरना बैठ से कोई नहीं आएगा। और वो शेर अफजल मरवत के सामने डट गए हैं। शेर अफजल मरवत इमरान खान का नामिनी है, और इमरान खान के नामिनी के सामने वो डट गए हैं। तो इससे आप समझ रहे हैं कि इस वक्त पार्टी वो वाली नहीं है कि जो कि इमरान खान के वक्त में थी, और इमरान खान की मौजूदगी में जो कुछ हो रहा था, अभी पार्टी वो नहीं है। पार्टी एक और लाइन ले रही है उन फैसलों के खिलाफ
खसूसन शरफ अफजल मरवत की हद तक तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टी ने एक और लाइन ली है। तो वो उनकी सोच और उनके ऑप्शंस और वो सब कुछ वो देख रहे हैं। वो इस वक्त रोपोश हैं, लेकिन वो सब कुछ देख के फैसले कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके मजीद भी फैसले और प्लान्स जो हैं वो सामने आएंगे, तो वो इससे बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं। जी, महमूद जान बाबर और मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद उनसे गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। मजहर अब्बास साहब और महमूद जान बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब, ये जो महमूद जान बाबर साहब बात कर रहे हैं NA-32 पिशावर की, जो कभी एक जमाने में NA-1 हुआ करता था, गुलाम बिलोर साहब वहां से लड़ते रहे हैं इलेक्शन, तो वहां पे नॉमिनेट किया गया शरफ अफजल मरवत को, और जो लोकल PTI है उन्होंने बहुत ही ऐसे तरीके से रेजिस्ट किया कि शायद ही शरफ अफजल मरवत जो है वहां से इलेक्शन लड़ पाए। ये क्या हमें रिफ्लेक्ट करवा रहा है? हालांकि वो इमरान खान के नॉमिनी हैं, वो उनसे मिलते रहते हैं, इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि अब PTI वो जमात है जो कि पहले तो इमरान खान का फैसला ब्लैक एंड व्हाइट में इंप्लीमेंट होता था, उसमें कोई दो राय नहीं होती थी, अब इस वक्त जो है वो फैसले शायद वर्कर्स के हाथ में भी आ गए हैं, और थोड़ी सी जो एक मुख्तलिफ पार्टियों में हमारी जमहूरियत तो नहीं होती बड़ी बड़ी पार्टियों में, लेकिन अब हमें देखने में शायद नजर आएगा कि PTI के अंदर ये जो फैसले हैं ये वर्कर्स अपनी मर्जी से और अपने हालात के मुताबिक करेंगे। देखिए आदिल, PTI की सिचुएशन मुझे कमोबेश वही नज़र आती है जो MQM की रही है ओवर द इयर्स। वहाँ भी इस तरीके से टूट फूट हमें नज़र आई इसमें। वो जब आपकी लीडरशिप बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट हो लीडरशिप का, और जाहिर है इस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं, कुछ पता नहीं है कि वो कब बाहर आएंगे, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कर सकते। और PTI के अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हमेशा से रहे हैं, जब इमरान खान थे तब भी रहे हैं, पंजाब में बहुत ज़्यादा रहे हैं। 2013 के इलेक्शन में बाकायदा पार्टी इलेक्शन के बाद भी और जनरल इलेक्शन में भी शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन जब उसका हिस्सा थे, उनके दरमियान बिल्कुल बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि जहांगीर तरीन साहब को शिकायत थी, शाह महमूद कुरैशी को शिकायत थी कि उनके बेटे को जहांगीर तरीन ने हराया। तो PTI की ऑर्गेनाइजेशनल कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा रही हैं, सिंध में रही हैं। सिंध में बिल्कुल पार्टी जो है वो डिसऑर्गेनाइज रही है। ये सिर्फ यानी पिछले साल की बात नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद की सूरत हाल नहीं है, या 9 मई के बाद की सूरत हाल नहीं है। ये PTI हमेशा, इवन खैबर पख्तूनख्वा में अपना बाबर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी इशू देखिए, इमरान खान ने क्यों नहीं परवेज़ खटक को 2018 में जो है वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया? हालांकि उन्होंने तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था, 2/3 मेजॉरिटी आ गई थी। पहले तो कोलिशन जमात इस्लामी के साथ कोलिशन बनाई थी, 2018 में तो रिजल्ट इम्प्रूव था और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी। तो उसका बहुत से लोगों को ख्याल ये है कि शायद इमरान खान साहब ने इसलिए उनको साइड लाइन किया कि उन्हें ये नज़र आ रहा था कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, और महमूद खान को ले आए। अब इस वक्त जो PTI में इस वक्त सिचुएशन है वो बिल्कुल एक टुकड़ों में बटी हुई PTI है। एक वो हिस्सा है जो डाई हार्ट इमरान खान है, कन्फ्यूजन भी यही है। शेर अफजल मरवत के बारे में बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो किस तरीके से उनकी एंट्री हुई है, किस तरीके से वो आगे आए हैं, इसके बारे में बहुत से लोगों के वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और इसी तरह हमने देखा था जैसे शोएब शाहीन के हवाले से एकदम एक सिलसिला शुरू हो गया था कि शोएब शाहीन जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो PTI इस वक्त एक तरफ तो जो हुकूमत और रियासत की पॉलिसी है वो बज़ाहिर एंटाई PTI बहुत क्लियर कट नज़र आती है, और ऐसी ही सिचुएशन में PTI के अंदर ग्रुपिंग्स हो गई हैं। परवेज़ खटक साहब की अपनी पार्टी आ गई है, जहांगीर तरीन की अपनी पार्टी आ गई है। तो PTI में एक कंप्लीट कन्फ्यूजन है, और उस कंप्लीट कन्फ्यूजन की वजह से जो इश्यूज हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं। लेकिन जो क्लैरिटी आएगी वो आएगी जब एक फाइनल लिस्ट लगेगी। अभी तो बहुत से कैंडिडेट हैं, कौन विड्रॉ करता है कौन नहीं करता, लेकिन 13 जनवरी को एक फाइनल लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद उस वक्त तक एक शायद इलेक्शन सिंबल का मसला भी हल हो जाए, तो हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर जो है वो उस वक्त नज़र आएगी जब विड्रॉल होगा
और जब जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसके बाद आपको ये पता चल ठीक। जाएगा कि कौन कौन पीटीआई के खिलाफ जा रहा है, कौन पीटीआई के हक में जा रहा है, कौन पीटीआई का दावेदार है, कौन पीटीआई का दावेदार नहीं है। ठीक। महमूद जान बाबर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त केपी में अदरवाइज क्या सिचुएशन है? अगर तहरीक इंसाफ को साइड पे रख दिया जाए, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे से मुज़ाकरात कर रही थी, सीट टू सीट, एएनपी और जेयूआई की बात बनी, शायद पीपल्स पार्टी भी किसी से बात कर रही थी, परवेज खटक साहब भी कहते हैं कि उनके अलावा जेयूआई के अलावा सबसे उनका इत्तेहाद हो सकता है। उनकी क्या सिचुएशन है? क्या कोई ऐसा अलायंस बन सकता है पीटीआई के अगेंस्ट जो कि नतीजा खेज साबित हो सकते हैं उनके लिए ये रिजल्ट्स? देखें आदिल, एक तो अभी तक ऐसा कोई बड़ा अलायंस सामने नहीं आ पा रहा, क्योंकि सब जमातों ने अपने अपने कैंडिडेट्स तैयार किए हैं। काफी सालों से, दहाइयों से उनका वो चल रहा है कि हर हल्का, हर पार्टी अपने लिए उसको तैयार कर रही है। आप देखें कि पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट्स पूरे हैं, उसने अपने हर जगह अपने उम्मीदवार तैयार किए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के पूरे हैं, जमात इस्लामी के पूरे हैं। इसके अलावा आप पीपल्स पार्टी को चले ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के पॉकेट्स में लोग हैं। लेकिन अब इनके लिए ये मेरे ख्याल में इस सिचुएशन को हैंडल करना इतना आसान नहीं होगा कि कौन सा हल्का जो हमने तैयार किया है वो किसके लिए छोड़ा जाए। और जो बुनियादी मामलात ऐसे भी हैं, जैसे कि जमीयत और मुस्लिम लीग का आपस में सबसे पहले राब्ता हुआ था, तो वो राब्ता मेरे ख्याल में वहीं पे खत्म हो गया है। और अब अवामी नेशनल अच्छा। पार्टी और जमीयत का वो जो, तो बात ये है कि अभी तक मैं ये नहीं कह सकता कि कोई ऐसा अलायंस, ऐसा जिसको मैं ये कह सकूं कि वो बिल्कुल ही सूरत-हाल को बदल देगा, और वो जब आएगा तो बस उसके बाद कोई उसके सामने नहीं ठहर सकेगा। ऐसा कोई अलायंस मैं बनता हुआ नहीं देख रहा, क्योंकि मुख्तलिफ पार्टियों के अलग-अलग बयानात हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं गुलाम अहमद बिलोर साहब का 2 दिन पहले भी उन्होंने हमसे बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि सब जमातों को अपना-अपना लड़ना चाहिए। जब अवामी नेशनल पार्टी का इतना अहम सीनियर तरीन रहनुमा ये कह रहा है कि सब जमातों को खुद लड़ना चाहिए, जो जीतता है वो खुद जीत ले, ये क्या कि कोई किसी को कह रहा है कि आप बैठ जाएँ, आप खड़े हो जाएँ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि इस वक़्त अभी तक मेरे ख्याल में वो कारकुनों की सतह पर भी और जो लीडरशिप है उसकी सतह पर भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है एक-दूसरे के ऊपर, और वो हर कोई अपनी तैयारी कर बैठा है। हर जमात में अंदर ठीक। चीफ मिनिस्टरशिप के उम्मीदवारान बैठे हुए हैं, तो वो कौन किसके लिए कुर्बानी देगा, और ये जो पोस्ट इलेक्शन फिर सिचुएशन बनेगी, वो उसको भी वो फोर्सी कर रहे हैं कि जी वो अगर इंतखाबात हम जीत गए, तो अगर जमीयत ने अपना चीफ मिनिस्टरशिप के लिए उम्मीदवार तैयार किया हुआ है, तो एनपी वाले उसे नहीं मानेंगे, ये उसे नहीं मानेंगे। ये फिर वो अभी की सूरत-हाल ऐसी नहीं है। ये जो पोस्ट इलेक्शन सूरत-हाल होगी, उसमें भी मेरे ख्याल में होगा। तो अभी तक कोई ऐसी सूरत-हाल नहीं सूबे में कि जिसकी ठीक। बुनियाद पे मैं ये कह सकूं कि मदर वो बड़ा साहब, थ्रेट होगा। अगर सिंध, ठीक है, सिंध की बात की जाए, खुसूसन शहरी सिंध की, वहां पर क्या सिचुएशन है? क्या कोई अलायंसेस बनते आप देख रहे हैं अगेंस्ट पीपल्स पार्टी? वैसे तो एमक्यूएम कह चुकी है, पीएमएलएन कह चुकी है, जीडीए कह चुकी है कि हमने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इकट्ठे जाना है, लेकिन फिलहाल ग्राउंड पे ऐसी कोई चीज, कोई कंक्रीट, कोई शेप अप होती नजर आ रही है आपको? देखिए, हर जगह मुख्तलिफ सिचुएशन नज़र आएगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत कोई, ज़ाहिर है एक एक प्लेटफॉर्म से तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो सीट एडजस्टमेंट्स ही नज़र आती है बज़ाहिर। जी। उसमें भी अभी मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का फैसला होना बाकी है, क्योंकि वो जो एक एक सीट के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, जहाँ से शहबाज शरीफ साहब भी लड़ना चाहते हैं और मुस्तफ़ा कमाल भी लड़ना चाहते हैं, मुस्तफा बल्दिया की कमाल। सीट, जहाँ 2018 में लड़े थे शहबाज शरीफ साहब। लेकिन अल्टीमेटली हो जाएगा इनका इत्तेहाद, लगता यही है कि हो जाएगा। और इसी तरह जो रूरल सिंध में जेयूआई और जीडीए, ये दोनों मिलकर और एमक्यूएम की भी सपोर्ट होगी, तो ये इत्तेहाद तो बनता नज़र आता है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनेगा। ये इफेक्टिव होगा। जीडीए कमज़ोर हो गई है, जीडीए के बहुत से लोग जो है ना पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। और अभी देखना ये है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं एंटी पीपल्स पार्टी, जिसमें जीडीए या फंक्शनल लीग उसमें उसमें जीत जाती हैं कुछ सीटें, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। जो चैलेंज है पीपल्स पार्टी को, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो चैलेंज है वो ये देखना है कि एक तो ये कि बिलावल भुट्टो ने कराची से इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसला किया। लियारी पीपल्स पार्टी की एक ज़माने में सबसे सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, लेकिन अब वो सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही है।
2018 में ये बात काफ़ी हद तक जो है वो है कि पीपल्स पार्टी 2018 में पीपल्स पार्टी को लियारी ने वोट नहीं दिया, और बिलावल भुट्टो को शिकस्त हुई, और बिलावल भुट्टो को सिर्फ शिकस्त ही नहीं हुई, बिलावल भुट्टो नंबर 3 पोजीशन पर आए। इसी तरह लाड़काना में जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से बिलावल भुट्टो लड़ रहे हैं, वहाँ राशिद सुमरो जो JUI के थे उन्होंने तकरीबन 50,000 के करीब वोट लिए थे, और अब GDA वगैरह की भी उनको सपोर्ट होगी। नॉर्मली इत्तेहाद में ये ज़रूर होता है कि इत्तेहाद सिंबॉलिक सपोर्ट होती है इत्तेहाद की, आमतौर पे चूँकि बहुत ज़्यादा नज़रियाती पॉलिटिक्स नहीं है, तो जमातों के जो वोटर्स हैं वो दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को कम ही जाके वोट देते हैं, वो घर बैठ जाते हैं, सीरियस उतना जज्बा नहीं होता, जोश नहीं होता, तो ये डिसएडवांटेजेस होती हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद ज़रूर बनेगा। वो इत्तेहाद कितना इफेक्टिव होता है, जो माजी की सूरत हाल है उसमें जब तक इस्टेब्लिशमेंट की कंप्लीट सपोर्ट नहीं हो, एंटी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कब ही बनती है सिंध के अंदर। तो ये हमें देखना है कि ये सिनेरियो किस तरह बनता है। लेकिन अर्बन सिंध में पीपल्स पार्टी के माजी के मुकाबले में बेहतर सिचुएशन है, क्योंकि सक्खर का मेयर उनका है, मीरपुर खास का मेयर उनका है, हैदराबाद का मेयर उनका है, और कराची का मेयर उनका है। मजहर अब्बास साहब, महमूद जान बाबर, थैंक मच फॉर जॉइनिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की बड़ी खबर यही थी कि इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया था जिसमें PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था। वो निशान आज पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद PTI को फिलहाल वापस मिल चुका है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब, अब व्हाट्स नेक्स्ट? इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या आज का जो ये फैसला मुअत्तल हुआ इसके खिलाफ वो अपील में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं? नहीं, उनकी इसके खिलाफ तो अपील सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, और वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ जो फैसला हुआ है उनका, और देखें फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है इसके मुतालिक। क्योंकि यहाँ पे जो इश्यू इन्वॉल्व है वो एसेंशली है इंटरनल इलेक्शंस पार्टी के। कानून ये कहता है कि इंटरनल इलेक्शंस जो हैं वो जो पार्टी के मंशूर के मुताबिक होने चाहिए, और वो चूंकि नहीं हुए थे और उसकी वजह से उन्होंने उनको 20 तारीख दी थी कि आप फैसला करवा दें, और जो इलेक्शन करवाए उसके खिलाफ फिर एक एप्लीकेशन आ गई कि ये सही नहीं था, तो इस वजह से सब कुछ हो रहा है। तो अब ये सब कुछ जो हो रहा है ये इसकी वजह, इसका जो फैसला होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। और सर, आपको क्या लगता है शाइक उस्मानी साहब, अगर देखिए एक आर्ग्यूमेंट PTI ये दे रही है कि इंटर पार्टी इलेक्शंस अगर हमारे गलत सही, लेकिन बाकी पार्टियों के भी तो इसी तरह होते हैं, तो हमें सिंगल आउट किया जा रहा है, ये इंप्रेशन या PTI का ये दावा जो है ये इसमें कितना वजन है? देखिए, ये अभी तक तो दूसरी पार्टीज का इश्यू सामने आया नहीं है। जो इश्यू सामने आया है वो सिर्फ PTI का सामने आया है। जो दूसरी पार्टी के इलेक्शंस हुए हैं उसके मुतालिक तो अभी तक मेरे सामने तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि उनके इलेक्शन सही थे या गलत थे। लेकिन PTI के इलेक्शन जो है वो यकीनन जो कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर के वो सही नहीं थे। और मुझे याद है कि जो लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए थे 2018 के इलेक्शन से पहले, वो PTI के इलेक्शंस जो थे इंटरनल इलेक्शंस वो सही नहीं थे। उसमें आपको याद होगा कि वो अपीलेट ट्राइब्यूनल जो उनकी बनी थी जस्टिस वजीउद्दीन के अंडर, वो उसके बाद कोई फैसला नहीं हुआ और वो मामला तय नहीं हुआ। तो उनके इंटरनल इलेक्शंस का प्रॉब्लम हमेशा रहा है और अभी भी है, और अब उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने एक इलेक्शन करवा दिया, और जो कि उसमें उन्होंने एक आदमी को चेयरमैन बना दिया और उसको अनअपोज इलेक्ट करवा दिया। अब वो कहाँ तक सही है या गलत है, ये एक लीगल इश्यू है। वो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि वो सही नहीं है। अब उसमें अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अगर दूसरी साइड जाना चाहती है तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है। ठीक, तो सर इसमें जो असल मामला है ऑब्वियसली इलेक्शन सिंबल वाला,
अगर तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगी, अगर इलेक्शन कमीशन चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जो आज का हुक्म है जिसमें मुअत्तल हो गया इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था, तो क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये स्टे ऑर्डर जो है ये हटा दिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो केस डिसाइड कर सकती है? अगर तो केस डिसाइड कर ले तो फिर पेशावर हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसका क्या बनेगा? नहीं, केस तो डिसाइड नहीं कर सकती ना, वो तो सिर्फ हुक्म इब्तनाई ठीक। जो उनका हुआ है पेशावर हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ जा सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फिर डिसाइड करेगी कि हुक्म इम्तनाई सही था कि नहीं था, और अगर वो समझते हैं कि वो सही नहीं था तो वो उसको सेटिसाइड कर सकते हैं या उसको कल अदम डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके बाद फिर वो मामला वहीं का वहीं रहेगा। वो ये कह सकते हैं कि जो आप ये जो पिटिशन है ये आप 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर फैसला करें। ठीक। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।